हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सोनकर और आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। सोशियोलॉजी के ही नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेव ऑफ फेमिनिज्म। हम लोग ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं और बहुत सारे एग्जाम्स में वेव ऑफ फेमिनिज्म से लगातार क्वेश्चंस आते हैं और आजकल तो एनटीए यूजीसी नेट का ये बहुत फेवरेट टॉपिक बना हुआ है। तो की इम्पॉर्टेंट इवेंट्स देखेंगे हम लोग, जो फोर वेव्स बताई जाती हैं फेमिनिज्म की। उनके उन वेव से एसोसिएटेड जो इम्पोर्टेंट इवेंट होते हैं, ठीक, जिनमें आपको हमेशा कंफ्यूजन होता है और आपको याद भी नहीं आती हैं कई बार चीजें, तो उसी से रिलेटेड आज हम लोग ये देखेंगे, जिससे कि आपको कभी भी अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आप कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इसको 2-3 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे कि आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। चलिए शुरुआत करते हैं, मगर सबसे पहले आज का दिन जो है वो है खास, और आज इंटरनेशनल डे है फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वेमेन। जो महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न हो रही है, जो महिलाओं के ऊपर हिंसा हो रही है, उसको एलिमिनेट करने के लिए, उसे जड़ से खत्म करने के लिए आज का दिन जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है कि आने वाले समय में आज हम लोग वाव करते हैं, आज हम लोग शपथ लेते हैं कि भाई आने वाले समय में जो है, जो महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न हो रही है, जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा हो रही है, उसको खत्म कर पाएंगे हम। 2023 का थीम जो है वो याद रख लीजिएगा आप, इन्वेस्टिंग टू प्रिवेंट वायलेंस अगेंस्ट वेमेन एंड गर्ल्स। 25 नवंबर को इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है, डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वेमेन को। ठीक, हिस्ट्री जो है यहाँ पर लिखी हुई है, देखिए आप देख लीजिएगा इसको। ग्लोबली ऐसा माना जाता है कि 6% ऑफ वेमेन जो हैं वो रिपोर्ट करती हैं कि कभी ना कभी उनके साथ किसी न किसी तरह का वायलेंस हुआ है, या तो उनके हस्बैंड की तरफ से या तो उनके पार्टनर की तरफ से। और एटलीस्ट 155 कंट्रीज इस दुनिया में ऐसी हैं जिनके यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस लॉ जो हैं वो बनाए गए हैं, और 140 कंट्रीज इस दुनिया के अंदर ऐसी हैं जिनके यहाँ सेक्सुअल हरेसमेंट इन द वर्क प्लेस के लिए लॉ बनाए गए हैं। ठीक, तो ये कुछ फैक्ट्स थे और शुरुआत करते हैं फोर वेव ऑफ फेमिनिज्म की। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म जो है, सबसे पहला वेव कब आया था ये भी आपको याद रखना चाहिए, 19th टू अर्ली 20th सेंचुरी में। एंड ऑफ 19th सेंचुरी में इसकी शुरुआत होती है और अर्लीस्ट 20th सेंचुरी तक ये चलता है। इसका फोकस क्या था? देखिए, जब भी कोई चीज शुरू होती है तो बहुत उदार तरीके से शुरू होती है। वेन एवर समथिंग स्टार्ट्स, वेन समथिंग इनिशियली बिगिंस, इट स्टार्ट्स विथ अ लिबरल कॉन्सेप्ट। तो ये हमेशा लिबरल रहता। तो ये लोग अपने छोटे छोटे राइट्स के लिए लड़ा करते थे, जैसे लीगल राइट्स इनको चाहिए था, वोटिंग राइट्स इन्हें चाहिए था। वोटिंग राइट, पहले के जमाने में महिलाओं को मत का अधिकार नहीं हुआ करता था, तो इन्होंने अपने कानूनी अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। इनका एम था, ठीक, वोटिंग अधिकार मिल जाए इन्हें, क्योंकि पहले वोटिंग अधिकार नहीं हुआ था, और प्रॉपर्टी राइट्स इन्हें मिल जाए। पुराने जमाने में जो संपत्ति का अधिकार होता था, क्योंकि हम पैट्रियार्कल सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, तो मेल मेंबर को ही जो है प्रॉपर्टी राइट्स हुआ करता था। तो ये राइट्स फीमेल मेंबर्स को भी हों, ये फोकस एरिया रहा है फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म का। कौन कौन से प्रोमिनेंट थिंकर थे, कौन कौन से प्रोमिनेंट फेमिनिस्ट थे जिन्होंने इस वेव को सपोर्ट किया है? सुशन बी एंथोनी, एलिजाबेथ कैडी स्टैंटन और जॉर्नर ट्रुथ, ये प्रोमिनेंट फिगर रहे हैं जिन्होंने फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म को प्रमोट किया है। अचीवमेंट क्या हुआ इसमें? तो वोटिंग राइट्स जो हैं, बहुत सारी कंट्रीज में वोटिंग राइट्स मिले फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म के परिणाम स्वरूप। ठीक है, आउटकम था फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म का, जिसमें वोटिंग राइट्स दिए गए महिलाओं को। प्रथम महिला नारीवाद 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के शुरुआत में ये शुरू हुआ था। इसमें से जो हस्तियां जुड़ी हुई थी वो थी सुसान बी एंथोनी, एलिजाबेथ कैडी स्टैनन और सॉर्जनर ट्रुथ। जो उपलब्धियां थी, वोटिंग राइट, मत का अधिकार इनको प्राप्त हुआ। ठीक है, ये फर्स्ट वेव की उपलब्धियां थी स्टूडेंट्स, याद रखिएगा।
इसको एक दो बार देख लेंगे तो आपको सारी चीजें अच्छी तरह से याद हो जाएंगी। पहला वेव था तो वोट का अधिकार ही नहीं था, संपत्ति का अधिकार नहीं था, तो परिणाम क्या हुआ इसका कि वोट का अधिकार प्राप्त हुआ। आते हैं सेकंड वेव पर, मगर उसके पहले अगर अभी तक आप पेपर 1 की क्लासेस नहीं देखते हैं तो देखना शुरू कर दीजिए। तुलिका मैम और प्रीति मैम की क्लासेस होती हैं। तुलिका मैम की क्लास 10 बजे, 12 बजे और प्रीति मैम की क्लास 3 बजे और 7 बजे होती है। सेकंड वेव की शुरुआत होती है 1960s के आसपास और ये चलता है 1980s में। आपको जान करके हैरत होगी कि जिस जर्नल ने, ठीक, मार्था लियर नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने आर्टिकल लिखा था एक जर्नल में, तो उन्होंने सेकंड वेव नाम से आर्टिकल लिखा था। ऑटोमेटिकली सेकंड वेव आया है तो फर्स्ट वेव जरूर आया होगा, ऐसा मान लिया गया था। ठीक है, तो इसका फोकस क्या था? ब्रॉड रेंज ऑफ इश्यूज पर इनका फोकस था, इंक्लूडिंग रिप्रोडक्टिव राइट्स। अब यहां पर रिप्रोडक्टिव राइट्स की भी बात हुई, वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन के लिए आवाज उठाई गई और जेंडर रोल्स के लिए आवाज उठी। फोकस क्या था? प्रजनन अधिकार प्राप्त करना, कार्यस्थल भेदभाव जो हो रहे हैं उसके खिलाफ यह आंदोलन चलाया गया था। इसमें लैंगिक भूमिका के लिए आंदोलन चलाया गया, ठीक, और व्यापक आंदोलन के रूप में ये उभरा था। इसमें जो प्रोमिनेंट फिगर जो सामने, कई बार ये सवाल पूछता है सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म से कौन जुड़े हुए हैं, तो देखिए ब्रेटी फ्राइडन, ग्लोरिया स्टीनेम और साइमन डी बीवेयर। बेटी फ्राइडन, ग्लोरिया स्टीनम, साइमन डी बीवेयर, ये तीन जो हैं प्रोमिनेंट फिगर रहे हैं सेकेंड वेव फेमिनिज्म में। और कुछ स्टेटमेंट बना लीजिएगा और याद हो जाएगी आपको। दूसरी लहर से संबंधित थे बेटी ग्लोरिया साइमन। बेटी ग्लोरिया साइमन जो थी वो दूसरी वेव से, नारीवाद की दूसरी वेव से संबंधित थी, जिसमें क्या किया गया था? वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन के लिए आवाज उठाई गई थी और जेंडर रोल्स के लिए आवाज उठाई गई थी और रिप्रोडक्टिव राइट के लिए आवाज उठाई गई। इसका परिणाम क्या हुआ? क्या अचीव किया इसने? तो लीगल चेंजेस अचीव किए, सच एज टाइटल 9 इंट्रोड्यूस किया गया है, रो वर्सेस वेड, इंक्रीज्ड अवेयरनेस ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के लिए अवेयरनेस आई लोगों के अंदर। पहले लोगों को लगता था कि यार एक दो थप्पड़ मार दिया तो क्या हुआ है, पति तो है, लेकिन यहां पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के लिए अवेयरनेस आई। यहां पे जेंडर इक्वेलिटी के लिए थोड़ी बहुत अवेयरनेस जनरेट हुई हमारे समाज के अंदर। तो उपलब्धि क्या हुई? कानूनी परिवर्तन किए गए और भेदभाव के बारे में लोगों के अंदर जागरूकता में वृद्धि हुई। थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म की शुरुआत होती है 1990s में और ये चलता है अर्ली 2000 तक। फोकस क्या था? इंटरसेक्शनैलिटी। मैं कई बार ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ाता हूं। मैं कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट ले रहा हूं दोपहर में 3 बजे सैटरडे को। एवरी सैटरडे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट हो रहा है, अभी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट 5 हुआ है, उसमें भी मैं इंटरसेक्शनैलिटी जो टॉपिक है उससे क्वेश्चंस लेकर के आया था। ठीक, इंटरसेक्शनैलिटी का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में भी हमें सबको कंबाइन करके क्यूमुलेटिव इफेक्ट दे करके ही हम इस चैलेंज से लड़ सकते हैं जो जेंडर रोल, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से उत्पन्न हुआ है। तो रिकॉग्नाइजिंग द डाइवर्स एक्सपीरियंसेस ऑफ विमेन इंक्लूडिंग विमेन ऑफ कलर, LGBT इंडिविजुअल्स एंड दोज विथ डिसेबिलिटीज। तो थर्ड वेव में इन लोगों ने भी आवाज उठाना शुरू कर दिया। डाइवर्स एक्सपीरियंस ऑफ विमेन फोकस था, इंटरसेक्शनैलिटी फोकस था, जो रंग भेद के कारण जो भेदभाव हुआ करते थे वो भी आगे आए। LGBT जो इंडिविजुअल्स थे उनके साथ भी जो डिसेबल पर्संस थे उनके साथ भी जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उन्होंने भी फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म में आवाज उठाना शुरू किया। इसमें जो प्रोमिनेंट फिगर थे, जो प्रमुख हस्तियां थी, वो बेल हुक और किम्बरले क्रेनशॉ। याद रखिएगा, थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म से तीसरी नारीवाद की लहर से, नारीवाद की तीसरी लहर से संबंधित थी बेल हुक और किम्बरले। किम्बरले बेल, ऐसे याद रख लीजिएगा, किम्बरले बेल तीसरी लहर नारीवाद की। क्या अचीव किया इन लोगों ने इस लहर से, तीसरे आंदोलन से? इंक्रीज्ड इंक्लूसिविटी, बहुत सारे देशों में कानून बनाए गए और इन्हें इंक्लूड किया गया
ठीक। और जो डिस्क्रिमिनेशन था उसको समाप्त करने के लिए बहुत सारी चीजें की गई। इंटरसेक्शनलिटी मतलब इंटर सब्जेक्टिव इंटरडिसिप्लिनरी जगह पर जो है इन्हें इंक्लूड किया गया, समावेश किया गया। अ फोकस ऑन डिसमेंटलिंग मल्टीपल फॉर्म ऑफ ऑपरेशंस, जो ऑपरेशंस मतलब दमन हो रहा था इनका, ठीक है, उसको भी डिसमेंटल किया गया, उस पर भी रोक लगाई गई। तो तीसरी लहर नारीवाद की शुरू होती है 1990 में और जो चलती है 2000 के दशक तक। फोकस क्या था? अंतर्विभागीयता थी, महिलाओं के विरोध अनुभवों को पहचानना था, जिसमें रंग भेद वाली जो महिलाएं थी उन्होंने भी आंदोलन इसमें पार्टिसिपेट किया था। जो एलजीबीटी वाले लोग थे और जो विकलांग महिलाएं थी इन्होंने भी अपने अपने अधिकारों के लिए इसमें लड़ाई लड़ी थी। इस तीसरी लहर के नारीवाद में उन्होंने भी आवाज उठाई थी। जो प्रमुख हस्तियां थी वो थी बेल हुक और किम्बरले क्रैनशॉ। उपलब्धि क्या हुई? समावेशिता, वही अलग अलग फील्ड में समावेश कर किया गया फिर महिलाओं का, और उत्पीड़न के कई रूपों को खत्म करने के लिए यहां पर ध्यान केंद्रित किया गया थर्ड वेव में। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है या टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, दो में से किसी एक का हिस्सा आपको बनना ही चाहिए। ठीक, तो व्हाट्सएप नंबर जो है मेरा 7838517884 है। इसको, इस पे आप अपना नाम लिख दीजिएगा और प्लेस लिख दीजिएगा और लिख दीजिएगा आई वांट टू ज्वाइन योर ग्रुप, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करा दूंगा। ठीक है, कॉल मत कीजिएगा प्लीज। चलिए देख लेते हैं फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म। ये 2010 में इसकी शुरुआत होती है, चौथी लहर की। 2010 में ये उभरा। इसका फोकस क्या था? डिजिटल एक्टिविज्म। पहले के जमाने में लोग ये माना करते थे कि कंप्यूटर्स वगैरह जो होता है वो लड़कों का खिलौना है, लड़कियों के लिए उसमें कोई जगह नहीं है। यहां पर 2010 के आसपास एक बहुत एक्टिविज्म देखने के लिए मिला, डिजिटल एक्टिविज्म, ऑनलाइन ऑर्गेनाइजिंग एंड एड्रेसिंग इश्यूज सच एज ऑनलाइन हरेसमेंट। ऑनलाइन हरेसमेंट भी हो रहे थे महिलाओं के साथ, तो उसको भी एड्रेस करने के लिए यहां पर आवाज उठाई गई। जेंडर बेस्ड जो वायलेंस हो रहे थे उसको और जेंडर आइडेंटिटी को स्थापित करने के लिए भी यहां पर जो है फोकस था। डिजिटल सक्रियता को बढ़ाने के लिए महिलाओं ने आवाज उठाई। ऑनलाइन आयोजन किए गए, ऑनलाइन उत्पीड़न से आधारित जो उत्पीड़न हो रहे थे उसके लिए आवाज उठाई गई इसमें, फोर्थ मतलब चौथी लहर में नारीवाद की। और लिंग आधारित जो हिंसा हो रही थी उसके खिलाफ और लिंग पहचान जैसे मुद्दों को यहां पर उठाया गया। प्रमुख हस्तियां कौन थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा। तो ऑफन डिसेंट्रलाइज्ड विद मैनी एक्टिविस्ट, यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविस्ट ने पार्टिसिपेट किया है। इसके लिए मैंने आप लोगों को एक फेमिनिज्म का अलग से वीडियो बनाकर दिया, उसमें बहुत सारे थिंकर्स मैंने इंक्लूड किए हैं। तो एक बार फेमिनिज्म बाय मनोज सर देख ढूंढ लीजिएगा, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। अचीवमेंट क्या था? ongoing activism and awareness raising through social media and digital platform। डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके ये जो एक्टिविटीज हैं अवेयरनेस रेजिंग का, ये अभी भी चल रहा है। ठीक, तो इसमें प्रमुख हस्तियां बहुत सारी रही हैं, तो वो देख लीजिएगा एक बार, मेरा अलग से एक यूट्यूब पर वीडियो आपको मिल जाता है। उपलब्धियां क्या थी? सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके लोगों के बीच में सक्रियता और जागरूकता को बढ़ाया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चारों वेव थे और इनके बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स और जो प्रमुख हस्तियां थी, पॉपुलर जो फेसेस थे उन वेव्स से, फेमिनिज्म के वेव्स से रिलेटेड, वो सारे मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है बहुत छोटे से वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है और आप चाहते हैं कि इस तरह के लेक्चर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड मैं लेकर के आऊं, तो आपको क्या करना होगा? इसे बहुत ज्यादा शेयर करना होगा और एक बार लाइक जरूर से करना होगा, क्योंकि एक वह तो बनता है। मार्क्स, आज का आपका होमवर्क मैं छोड़े जा रहा हूं। मार्क्स कॉन्सेप्ट ऑफ सरप्लस वैल्यू इज सेंट्रल टू हिज एनालिसिस ऑफ। मार्क्स का अधिशेष मूल्य की अवधारणा उनके विश्लेषण के केंद्र में, किसके केंद्र में है? कहां पर उत्पन्न होता है सरप्लस वैल्यू सबसे ज्यादा, ये आपको बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा सुपर 30 क्रैश कोर्स भी चल रहा है जो कि एकदम फ्री है। आप YouTube पर आकर के इन क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और लगातार कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट चल रहे हैं एग्जामिनेशन तक। सैटरडे को मेरा कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट चलता है, दोपहर में 3 बजे सोशियोलॉजी का चलता है, तो देखना मत भूलिएगा। और 11 बजे YouTube पर लाइव मुझसे मिला कीजिएगा।
ठीक है, इससे एक अलग तरह का रिलेशनशिप स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में बनता है जब हम लोग लाइव क्लास अटेंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।